जो भी स्टूडेंट CUET 2026 दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि BHU का पूरा एडमिशन प्रोसेस इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मेरे से एक बार ये गलती हो गई थी काउंसलिंग में कि मैंने पेमेंट करना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला था और बाद में मुझे स्पॉट राउंड में लेना पड़ा था। तो काउंसलिंग में एक भी गलती आपकी सीट जा सकती है, चाहे आपके CUET में चाहे जितने नंबर आए हों। ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा कब क्या करना होता है। जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद BHU के फॉर्म रिलीज़ होते हैं, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, है ना, कैप UG का मतलब यही है। bhucuet.samarth.edu.in ये अलग से वेबसाइट है UG की, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रिजर्व OBC NCL EWS स्टूडेंट के लिए 500 फीस है, वहीं SC ST PWBD स्टूडेंट के लिए 250 फीस है। अब देखो, फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि आपको वहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप है प्रोफाइल कंप्लीशन, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल देंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं लाइक रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो सारी करते हैं। उसके बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, लाइक जो भी आपको ऑनर्स वगैरह करना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। फिर आप रजिस्ट्रेशन का फ़ी पेमेंट करते हैं, तभी ये माना जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो गया है। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे वहाँ पे, तो कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ, NTA स्कोर, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें CUET से ऑटोमेटिक ले ली जाती हैं और इन चीज़ों को आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ईमेल ID से लेके कुछ भी, आपका एड्रेस हो, जो भी गलत हो गया हो आपसे, वो सब चेंज करने का मौका मिलेगा। तो जिसने भी अपना पेरेंट्स का नेम या कुछ भी आपने मिस्टेक की हो, उन सबको आप वहाँ पर चेंज करेंगे। ध्यान रखें, BHU का जब भी फॉर्म फिल करें तो पूरा होश और हवास से, और इस चैनल को अभी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में ध्यान रखना कि भाई द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट विजिबल एंड रीडेबल, है ना। जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC ST OBC NCL EWS PWBD स्पोर्ट्स कोटा जो भी लगाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्लियर हों और विजिबल हों। उसके बाद आता है प्रोग्राम सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि मान लो मैं जूलॉजी ऑनर्स पहले पे रखना चाहता हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री करना चाहता हूँ, फिर मैं बॉटनी करना चाहता हूँ, इस तरीके से प्रेफरेंस बनेगा। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, मान लो बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड कोर्स होते हैं, कुछ सोशल साइंसेज में चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टॉप पर BA LLB को रखते हैं। और उसके बाद ये प्रेफरेंस जो है, ये प्रेफरेंस मैटर करता है आपके फैकल्टी वाइज भी। जैसे कि कई स्टूडेंट पहले मेन कैंपस ही टारगेट करेंगे, उसके बाद आपको पता है अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो DAV में भी आपका ये कोर्स वगैरह चलते हैं। तो ये है प्रेफरेंस का इम्पॉर्टेंस। लाइक प्रेफरेंस शीट बनाना अगर आपने गलत कर दिया तो आपका एडमिशन जो है लोअर कॉलेज में भी हो सकता है। जैसे गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं, पहले मेन कैंपस है, फिर MMV है, फिर आर महिला PG कॉलेज एंड फिर वसंत कन्या, है ना। तो इस तरीके से आप जो 4 एफिलेटेड कॉलेज हैं उनका प्रेफरेंस, और MMV और FMC इनका प्रेफरेंस। तो पहले कोर्स, कॉलेज, ये सारे तरीके से प्रेफरेंस बनाया जाता है ना। वो बात की बात है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बट अभी ये समझिए कि ये सेकंड स्टेप है प्रेफरेंस सिलेक्शन, जिसमें आपको अपना कोर्स और फैकल्टी कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और मेजर माइनर भी, है ना। हो सकता है फिलॉसफी माइनर, कोई फिलॉसफी किसी का माइनर हो और आपका मेजर कुछ और हो, है ना। तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। उसके बाद है आप प्रेफरेंस को लॉक करते हैं कि ये भाई मेरा फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट है और मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से बनाई जाती है, ठीक है। अलॉटमेंट रूल्स, अब जैसे ही आप इन चीज़ों को सबमिट कर देते हो, पेमेंट कर देते हो 500 रुपये, ध्यान रखना पेमेंट करते समय लास्ट में वहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाता है। वहाँ पर आप अपना ही अकाउंट नंबर देना, क्योंकि उस पर रिफ़ंड फ़ीस आती है। जैसे लास्ट में कुछ स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल वगैरह करवाते हैं, तो रिफ़ंड फ़ीस आप पर ही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका या मम्मी पापा का ही अकाउंट हो। अलॉटमेंट रूल में क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि आपने कौन से डोमेन, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, GAT आपने एग्ज़ाम दिया, उसके हिसाब से आप अलग अलग कोर्सेज़ में एलिजिबल होगे। जैसे ही आप एलिजिबल होते हो, आपका CUET स्कोर ऑटोमेटिक वहाँ से ले लिया जाता है, फिर आप प्रेफरेंस सीट बनाते हो, उसी के बेसिस पे आपको कोर्स अलॉटमेंट होता है। यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट ऑफ द टॉप पॉसिबल प्रेफरेंस, जैसे सीट अवेलेबिलिटी, मेरिट लिस्ट, है ना। आपको पता है, मान लीजिए आप BSc टारगेट कर रहे हो तो आपकी BSc वालों में मेरिट बनेगी, आप आर्ट्स टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से बनेगी, आप BA LLB कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर या BCom, तो आपकी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। क्योंकि सबके, जैसे BSc में डोमेन चाहिए, एग्रीकल्चर में डोमेन चाहिए, तो उस हिसाब से आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता आपने इंग्लिश या लैंग्वेज का एग्ज़ाम ही ना दिया हो, फिर भी आप चाहो आर्ट्स में एडमिशन ले लो, है ना, तो आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। आगे बात करें सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है, और यहीं पे मेरे से गलती हुई थी। आई लॉस्ट माई सीट वाली वीडियो देख लेना जाके,
ठीक है। सबसे पहले है, मान लो किसी स्टूडेंट को एक सीट अलॉट हो गई, राउंड 1 आया, टोटल 4 राउंड आते हैं, ठीक है। राउंड 1 आया और सीट अलॉटमेंट हुई और बीएससी केमिस्ट्री मुझे सीट मिल गई और मेरा टॉप प्रेफरेंस था बीएससी जूलॉजी, मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आपको 3 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको पेमेंट करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन फ़ी या जो भी एडजस्टमेंट फ़ीस होती है, लाइक 1150 होती है, कई बार 2000, कई बार एफिलेटेड कॉलेज में मिलता है तो 22,000 तक होती है, तो अगर वो पेमेंट आप नहीं करते हैं तो आप फर्दर राउंड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, फर्दर राउंड में आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं होंगे और जो सीट आपको दी गई थी वो भी आपसे छीन ली जाएगी अगर आप 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। विल लॉस दी अलॉटेड सीट टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, है ना, लास्ट डे पे मत जाओ, है ना, कोशिश करो अगर सीट मिल गई तो भाई तुरंत पेमेंट कर दो। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि भाई बीएससी केमिस्ट्री तो हमें चाहिए ही नहीं थी, हम तो जूलॉजी चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारी जो नंबर थे वो केमिस्ट्री तक ही पहुंच पाए, कट ऑफ को मैं क्लियर ही नहीं कर पाया, जूलॉजी की कट ऑफ मान लो फर्स्ट राउंड में हाई चली गई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आते हैं सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, लाइक सेकंड राउंड बचा है, थर्ड बचा है और फोर्थ बचा है, 4 राउंड होते हैं। तो अपग्रेड करें या फ्रीज़ करें, तो क्योंकि हमें मन का प्रेफरेंस नहीं मिला है तो हम फ्रीज़ नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब है कि हम सेकंड राउंड में कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कट ऑफ क्लियर हो गई तो हमें जूलॉजी दिया जाए और केमिस्ट्री वाली सीट किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी थर्ड राउंड में जब हम सीट छोड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप सेकंड राउंड में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए तो आपकी बीएससी केमिस्ट्री ही रहेगी, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। जब आपको अगली सीट का अलॉटमेंट हो जाता है तभी आपकी पीछे वाली सीट थर्ड राउंड में किसी और स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस है और आपका फ्रीज़ का प्रोसेस है। 4 राउंड तक अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक आपकी बीएससी केमिस्ट्री वाली सीट लॉक हो जाएगी, फिर वही आपका मेजर और साथ में जो माइनर मिला होगा वो रहेगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड सीट। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहें, है ना, पहली चीज़ तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, 4 राउंड तक आपको वहाँ पर दिखेगा, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल करेंगे तो भी आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा 3 से 4 महीने में। अगर आप मान लीजिए कुछ दिन कॉलेज वगैरह अटेंड किए फिर आपको लास्ट में लगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फेल्योर टू पे द एडमिशन फ़ी बाय द डेडलाइन विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी पाया जाता है, ठीक है, तो भी आपकी सीट कैंसिल की जाएगी। नॉट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाई बीएचओ, मान लीजिए 50% आपका क्लास 12th में नहीं है तो भी सीट कैंसिल की जाएगी। मान लीजिए आपको पहली सीट अलॉट हुई, उसमें पेमेंट कम लग रहा था, ठीक है, मान लीजिए पहले 1150 पेमेंट लग रहा था, अब आपको कोई ऐसा कोर्स मिल गया, मान लीजिए पहले आपको नॉर्मल या रेगुलर सीट मिली हुई थी जिसमें 2000 फीस पड़ती है पर सेमेस्टर, ठीक है, तो उसमें आपकी फ़ीस पड़ी। फिर आपको नेक्स्ट सीट अलॉट हो गई पेड सीट, मान लीजिए मैंने जूलॉजी ऑनर्स का पेड भरा था, अब पेड मुझे मिल गया, अब पेड के लिए मुझे एक्स्ट्रा फीस जो भी देनी पड़ेगी, अगर वो मैं नहीं देता हूँ तो मेरी केमिस्ट्री वाली सीट भी जाएगी, जूलॉजी वाली भी जाएगी। तो मतलब मिनिमम जो पेमेंट है बचा हुआ वो करना पड़ेगा। और मान लीजिए पहले आपने एफिलेटेड में लिया था फिर आपको मेन कैंपस में मिल गया, तो मेन कैंपस की फ़ीस कम है और एफिलेटेड की ज़्यादा है, तो बचा हुआ पेमेंट आपको रिफंड होगा 3-4 महीने बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। विड्रॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही विड्रॉल कैंसिल हो जाता है, आपका ओटीपी वगैरह आएगा आपके मेल पे, तो वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विड्रॉल ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल वंस द स्पॉट एडमिशन राउंड आर अनाउंस। तो भाई स्पॉट राउंड क्या होते हैं, मान लीजिए आपके 4 राउंड हो गए उसके बाद भी कुछ एडमिशन कैंसिल हो गए या कुछ सीट बची रह गई, तो स्पॉट राउंड आता है, जैसे ही आपके रेगुलर होते हैं वैसे ही स्पॉट होते हैं, तो स्पॉट राउंड जैसे ही आ जाएगा फिर आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो वहाँ पर अपना एडमिशन, ठीक है। मिड एंट्री अभी तक नहीं हुई है, पिछली बार तो नहीं हुई थी, तो मिड एंट्री को हम लोग स्किप करेंगे। स्पॉट राउंड का मतलब ये है कि भाई इसमें थोड़ा कट ऑफ भी कम चली जाती है और स्पॉट राउंड वाले स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता है। स्पॉट राउंड में जो भी बची हुई सीट होती हैं वो भी स्टूडेंट को ऑफर की जाती हैं और 1-2 लगभग 2 स्पॉट राउंड आते हैं और इसमें भी सेम तरह से अलॉटमेंट चलते हैं। इसका अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, तो फिर वो भी नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी, नॉन रिफंडेबल 1000 फीस। अगर आपको सीट मिल जाती है तो यही 1000 रुपये जो है आपका उस सीट के पेमेंट में एडजस्ट हो जाता है, और वरना अगर कोई सीट नहीं मिली तो भाई खेला ख़त्म, है ना, आप जो है दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। बाकी अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये वही चीज़ें लिखी, मैंने बोला सीट होंगी तो मिलेगा आपको। टाई ब्रेकिंग रूल, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव हायर एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, है ना। पहला तो आपको ये सीयूईटी वाला क्राइटेरिया हो गया। फिर आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाह रहे हो लाइक बीएससी या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, एग्रीगेट मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट शैल ओनली बी कंसीडर्ड, ठीक है। अगर आपके वो भी क्या हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं, तो आपके क्लास 12th के बेस्ट 3, 4, 5 मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपका
एज वाला क्राइटेरिया देख लिया जाता है और ताकि टाई ब्रेकिंग ख़त्म किया जाए। बाकी रिफ़ंड पॉलिसी मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने लगते हैं लगभग रिफ़ंड आने में, और जो भी आपने पेमेंट किया है उन सब की डिटेल आप रखें अपने पास। और लास्ट में भी जब रिफ़ंड करना होता है तो ये लोग एक फॉर्म और लिंक रिलीज़ करते हैं, उसमें आप अपना जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है दोबारा आपको फिल करना पड़ेगा, तो वहीं पे वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ तक पूरा एडमिशन प्रोसेस था जो कि इम्पोर्टेंट था। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि जैसे ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन प्रोसेस थी, सब हो जाएगा, फिर आपको एक डेट दी जाएगी, ऑफ़र लेटर आता है जहाँ पर आपको फिजिकली BHU आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और इन सच केस जैसे आपके पास TC या मार्कशीट वगैरह नहीं होता है तो उसके लिए अंडरटेकिंग लग जाता है, लेकिन 31 अक्टूबर से पहले वो सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती हैं, ठीक है। इन केस अगर वहाँ पे भी कुछ फ्रॉड पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। बाकी तो सब सेम ही है, मैंने आपको बता ही दिया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखो रिक्वायर होते हैं वो एक बार अच्छे से समझ लो यहाँ पे, लाइक क्लास 12th मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, क्लास 10th, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनी रिलेवेंट मार्कशीट, है ना, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। जैसे कई बार लोगों का RT वगैरह लग जाता है तो उनके लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पर आपको CUT के फॉर्म वगैरह, CUT NTA एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर वाला भी, तो ये सारे डोजियर फॉर्म बेसिकली हॉस्टल के लिए हमें चाहिए होता है। अंडरटेकिंग लाइक रैगिंग वगैरह, और रैगिंग आप ना करो, पेरेंट्स भी और बाई द स्टूडेंट भी, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो ये सारी काउंसलिंग प्रोसेस थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।